हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे परिसीमा अधिनियम 1963 एक नंबर 36। इसके पढ़ेंगे आज हम धारा 5। देखिए इसकी धारा 5 क्या है। विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनमें कि परिसीमा काल को बढ़ाया जा सकता है। देखिए धारा 5 क्या कहती है। एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं हम। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन किन किन पर लागू है। ये अपील और आवेदन पर लागू है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो। यानी ये किस पर लागू नहीं होगी। यह लागू नहीं होगी वाद पर और डिक्री के निष्पादन के लिए वादों पर यह लागू नहीं होगी। विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। कि अगर कोई जो अपीलार्थी है या आवेदक है कोर्ट का को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास इसका जो परिसीमा विधि के द्वारा जो लिमिटेशन पीरियड था उसके अंतर्गत ही अपील या आवेदन करने के लिए कोई पर्याप्त हेतु था, यानी रीजनेबल कोई कोज था, तो कोर्ट के विवेकाधीन है कि वो उस लिमिटेशन को बढ़ा सकता है। देखिए इसका एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या कहता है इसका। यह तथ्य है कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा। इसके स्पष्टीकरण में हेतुक बताया गया है, एक रीजन बताया गया है कि जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय के आदेश है, उसका पद्धति है या उसके निर्णय के कारण जो पक्षकार है वो भुलावे में पड़ गया हो तो उसे पर्याप्त हेतुक समझा जा सकेगा। ये देखिए ये इसके कुछ और भी पर्याप्त हेतुक हो सकते हैं, जैसे कि वकील द्वारा दिया गया गलत सलाह से विलम्ब हो गया हो या वकील द्वारा की गई सद्भावपूर्वक भूल भी इसका पर्याप्त कारण हो सकती है। गंभीर बीमारी के आधार पर देरी भी इसका पर्याप्त कारण हो सकती है। और किसी अन्य अतिरिक्त तथ्य के बिना पक्षकार जो है वो जेल में कारावासित होना मात्र निर्धारित समय के बाद दायर की गई अपील या आवेदन को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है। देखिए डिक्री या निर्णय या डिक्री की शुद्ध प्रतिलिपियों को तैयार करने में न्यायालय के अधिकारी के द्वारा जो भूल की गई हो वो भी इसमें पर्याप्त कारण हो सकता है। इसमें एक केस भी है। देखिए नाथूलाल तथा अन्य बनाम नाई बाई अन्य AIR 1989 SC 275। इस वाद में क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया था कि जो कोर्ट है उसका अस्तित्व क्या है, न्याय देना है, तथा न्यायालय ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे न्याय मिलने में असुविधा हो। इसमें एक केस और है। देखिए अमलेंदु कुमार बेरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें कहा गया है कि जो न्यायालय के द्वारा समय की संगणना करने में न्यायान्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा न्यायालय को, ना कि तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना होगा। और एक और केस लो, चीफ पोस्टमास्टर जनरल वर्सेस लिविंग मीडिया लिमिटेड 2012। इस केस लो में कहा गया है कि सेक्शन के लाभ के लिए 3 बातों को देखना जरूरी है। 3 बातों को, एक है पर्याप्त कारण, दूसरा युक्त स्पष्टीकरण और तीसरा है पर्याप्त कारण कैसा हो, सद्भाविक हो। ये 3 चीज़ें देखना इसको केस लॉ में बताया गया है। और ये जो पर्याप्त कारण है इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें ही मान लीजिए आप। जैसे निर्धारित समयावधि के भीतर अपील या जो आवेदन है दायर करने के लिए
कोई आवश्यक कदम उठाने के बाद भी वह किसी ऐसे कारण से समय के भीतर वाद दायर न कर सका हो या ऐसा कारण उसके नियंत्रण के बाहर हो, वह या तो लापरवाही या निष्क्रियता या जो सद्भावना के अभाव जैसे कमियों से मुक्त हो। तो ये इसका क्राइटेरिया है इसके पर्याप्त हेतु को यानी रीजनेबल कोज को देखने का। तो ये थी हमारी धारा 5। किन किन को पर्याप्त कारण माना जा सकता है, किसमें स्पष्टीकरण है जिसमें कि हाईकोर्ट के आदेश पद्धति और निर्णय के कारण पक्षकार के भुलावे में पड़ने को इसका पर्याप्त हेतु माना गया है और ये आवेदन और अपील पर लागू होती है और ये वाद और डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पर लागू नहीं होती है और पर्याप्त हेतु माने और समयावधि को बढ़ाए ये न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है ये कोर्ट की। तो आई होप धारा 5 आपको समझ में आई होगी। और ये जो धारा 5 है ये कोरिलेट है CRPC के सेक्शन 473 से। धारा 6 क्या बात करती है? धारा 6 बात करती है लीगल डिसेबिलिटी यानी विधिक निर्योग्यता की बात करती है। धारा 6 जो धारा 6 से जो 8 के प्रावधान हैं वो लीगल डिसेबिलिटी से संबंधित हैं। धारा 6 से 8 तक में क्या प्रतिपादित किया गया है? इसमें विधिक निर्योग्यता इस सामान्य नियम पर निर्धारित कालावधि को समाप्त हो जाने के बाद दायर किया गया वाद या जो वाद आदि को खारिज कर दिया जाएगा। और जो धारा 8 है ना, इसमें धारा 6 और 7 के अपवाद बताए गए हैं। जो धारा 6 है, धारा 6 देखिए एक की लैंग्वेज से पढ़ते हैं विधिक निर्योग्यता, और इसमें विधिक निर्योग्यता को कहीं पर इसी अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन धारा 6 में देखिए 3 बात बताई गई हैं विधिक निर्योग्यता क्या है। 3 विधिक निर्योग्यताएं बताई हैं। देखिए एक की लैंग्वेज, जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है अप्राप्तव्य या पागल या जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उससे अन्यथा अनुसूची के 3 स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। देखिए इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, अप्राप्तव्य या पागल या जड़। अगर उसमें ये 3 निर्योग्यताएं या तीनों में से कोई भी एक निर्योग्यता है, कोई एक लीगल डिसेबिलिटी है, तो वह इस लीगल डिसेबिलिटी के ख़त्म होने के बाद ही वाद या जो डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन को संस्थित करेगा। ये देखिए ये आवेदन और अपील पे लागू नहीं होती है, ये वाद और डिक्री के निष्पादन के आवेदन पर ही लागू होती है। धारा 6 इसका क्लोज 2 क्या कहता है? जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहाँ की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, वहाँ वह दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। देखिए इसका क्लोज 2 क्या कहता है कि ए नामक व्यक्ति है, उसमें कोई लीगल डिसेबिलिटी है, मान लीजिए वो अवयस्क है, अप्राप्तव्य है, तो उसका जो ये लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब वो वाद संस्थित करेगा। या वह अवयस्क है, उसी दौरान वह पागल भी हो गया, तो जब ये दोनों अवयस्क वाली और पागल वाली दोनों निर्योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी तब वो वाद या अब ये डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकेगा, दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के पश्चात। इसका क्लोज 3 क्या कहता है? जहाँ की निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे
वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही समय के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। देखिए इसका क्लोज 3 क्या कहता है, इसका क्लोज 3 कहता है कि उस जो निर्योग्यता है वो उसकी मृत्यु तक ही बनी रहती है। उसमें जो भी लीगल डिसेबिलिटी है, या पागल है या जड़ है, तो वो उसके मृत्यु तक बनी रहती है। तो जब उसकी मृत्यु के बाद जो उसका विधिक प्रतिनिधि होगा, वो उसके विधिक प्रतिनिधि को वही समय मिलेगा। अगर वो उसका विधिक प्रतिनिधि भी अगर लीगल डिसेबिलिटी है, तो लीगल डिसेबिलिटी के ख़त्म होने के बाद जो अनुसूची में समय है वही उसे मिलेगा, यानी विधिक प्रतिनिधि को मिलेगा। क्लोज 4 क्या कहता है, जहाँ की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, वहाँ उपधाराओं 1 और 2 में अंतर्विष्ट नियम लागू होंगे। मतलब निर्योग्यता खत्म होने के बाद जो समय मिलेगा वो विधिक प्रतिनिधि को भी मिलेगा। इसका क्लोज 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि जहाँ निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती। देखिए क्या कहते हैं धारा 6 का क्लोज 5 कि जहाँ निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति निर्योग्यता के समाप्त होने के बाद और इस धारा में अनुज्ञात जो समय है उसका उस वाद या आवेदन के लिए भीतर वो मर जाए, तो जो उसका वहाँ पे जो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको उसकी मृत्यु के पश्चात उतना ही वक्त मिलेगा वाद या आवेदन संस्थित करने के लिए जितना मृतक के न मरने पर प्राप्त होता। मृतक के ना मरने पर जो प्राप्त होता वही उसके मृतक की मृत्यु के बाद मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ये देखिए इसका एक स्पष्टीकरण भी है धारा 6 का। स्पष्टीकरण क्या कहता है इसका, स्पष्टीकरण ये बताता है कि अप्राप्तव्य जो अवयस्क के अप्राप्तव्य है उसमें क्या है, क्या शामिल है। उसमें देखिए इसके अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य भी आता है। इसकी जो लीगल डिसेबिलिटीज़ हैं इनके लिए कुछ शर्तें, मतलब कुछ शर्तें भी होनी चाहिए कि लीगल डिसेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। देखिए जो लीगल डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए ना, निरंतर होनी चाहिए कि आज लीगल डिसेबिलिटी है, कल नहीं है, फिर परसों है, फिर उसके अगले दिन नहीं है, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। विधिक निर्योग्यता व्यक्तिक होनी चाहिए। जो वाद कारण की तिथि है, वाद कारण की जो डेट है उसको वादी विधिक निर्योग्यता से ग्रस्त होना चाहिए और वाद या डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन पर ये विधिक निर्योग्यता लागू है। ये थी देखिए फ्रेंड्स हमारी धारा 6। अब आगे पढ़ेंगे हम आगे की धाराएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।